तो अब हमारा कौन सा चैप्टर तैयार हो रहा है? पाठ अध्याय 2 पाठ 3, जिसका नाम है लघुत्तम समापवाक्य एवं महत्तम समापवाक्यता। ठीक है, तो इनके पाठ के पहले आप लोग नाम सीख लें। देखो ये लिखा है लघु लघुत्तम समाप वाक्य, ऐसा लिखा है वाक्य, एवं महत्तम समाप वर्तक। अब याद रखना, देखो यहां पर वाक्य है, यहां वर्तक है, यहां लघु है, यहां महान है। महान माने बड़ा। तो लघुत्तम समाप वाक्य एवं महत्तम समाप वर्तक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पाठ के बारे में बताना चाहता हूं। देखो लघु माने होता है छोटा और तम माने सबसे छोटा। तो इसका अर्थ क्या बन गया? सबसे छोटा। और सम माने होता है बराबर या समान या सभी में। ठीक है, समान। और अपवर्त्य माने होता है पहाड़ा। अपवर्त्य माने पहाड़ा। ठीक है, उसके बाद महा माने होता है बड़ा और तम माने सबसे, तो सबसे बड़ा। सम माने समान और वर्तक माने होता है गुणज या वो गुणनखंड। वर्तक माने गुणनखंड, गुणनखंड। अब इन चीजों को समझना अच्छी तरह से। क्या कह रहा है? गुणनखंड। तो देखिए लघुत्तम माने सबसे छोटा, सम माने समान, अपवर्त माने पहाड़ा, यानी सबसे छोटा समान पहाड़ा। अर्थ समझ में आया? सबसे छोटा समान पहाड़ा लघुत्तम समापवाक्य कहलाता है। देखो कैसे, आप लोगों को पहाड़े तो आते ही है। जैसे 2 दूनी 4, 6, 8, 12, 14, 16, यहाँ 10 आया। 10, 12, 14, 16। जी आपका मान लीजिए 2 का पहाड़ा हो गया। 4 का देखो, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 12। आप देखें 4 का देखिए, 4, 8, 12, 16, 20, 24। अब 3 पहाड़े हैं, आप देख गए। तीनों पहाड़े में एक सबसे छोटा समान चीज को ढूंढो, कौन है बताओ? सबसे छोटी समान चीज कौन है? यहाँ पर 3 8 24 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी आगे चल के 20 के बाद 24 आ जाएगा। नहीं आएगा? अरे 20 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 24 आ जाएगा। तो देखो इसमें सबसे छोटा समान पहाड़े में ऐसी चीज छांटिए जो सबसे छोटी हो वो समान हो। तीनों में तो क्या है? 12। देखो यहाँ पर आपका 12 दिख रहा, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 12 है। ठीक, तो ये क्या है? सबसे छोटा समान, तीनों में बराबर है ना, समान। और अपवर्त माने पहाड़, सबसे छोटा समान पहाड़। तो ये तीनों का क्या हो गया? लासा। इसको कहते हैं लघुत्तम समाप वर्त। क्या कहते हैं? लघुत्तम समाप वर्त। समझ में आएगा? तो लघुत्तम समाप वर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है। छोटी से छोटी दिख रही ना? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन सभी संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है। देखो इस 12 में 2 का भी पूरा भाग चला जाएगा, 3 का भी पूरा भाग चला जाएगा और 4 का भी पूरा भाग चला जाएगा। तो उसे कहते हैं लघुत्तम समाप वर्त। लघुत्तम समाप वर्त यानी सबसे छोटा समान पहाड़ा। तो 5 का और 4 का सबसे छोटा समान पहाड़ा क्या है?
बता सकते हो? 20 में आ रहा ना? 20 है सबसे छोटा पहाड़ा जो 5 में और 4 में मिलता है। अच्छा 7 और 9 में सबसे छोटा समान पहाड़ा क्या है? 7 और 9 में 2 पहाड़े आना चाहिए, 63। क्या है? 63। ठीक है। अच्छा 6 और 3 में सबसे छोटा समान पहाड़ा क्या है बताओ? नहीं, 6 है। 6 एकम 6 और 3 दूनी 6। आगे बात समझ। तो 6 और 3 में सबसे छोटा समान पहाड़ा क्या है? 6। अच्छा 6, 3 और 2 में सबसे छोटा समान पहाड़ा क्या है? 6 ही है। 6 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है। तो पता इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समाप्त वर्ग 6 है। समझ में आएगा? सबसे छोटा समान पहाड़ा लघुत्तम समाप्त वर्ग कहलाता है। अब पहाड़े को हम अपवर्त कह सकते हैं। पहाड़े को हमने कक्षा 4 में बताया था कि अपवर्त कहलाता है। तो सबसे छोटा समान अपवर्त, सबसे छोटा समान अपवर्त लघुत्तम समाप्त वर्ग कहलाता है। नए बात सबसे छोटा समान अपवर्त लघुत्तम समाप्त वर्ग कहलाता है। ठीक। अब देखिए महत्तम समाप्त वर्ग के बारे में भी आपको बता देता हूं। महत्तम माने बड़ा, सबसे बड़ा, और समान गुणनखंड। गुणनखंड माने किसी संख्या को गुणा के खंडों में लिखकर गुणनखंड बनते हैं, तो वो कहलाते हैं गुणनखंड। तो आप लोगों को गुणनखंड करना आता है? अगर आप लोगों को भाग देना आता है तो गुणनखंड आता है, और भाग देना नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं आता। ठीक है? भाग देना सबको आता? किस किस को नहीं आता बताओ? भाग देना, और वो भी पूरा यानी मौखाद भाग देना है, मौखिक देना है। गुणनखंड में मौखिक भाग देना पड़ेगा। तो देखिए जैसे आपको मैं बता दूं कि 12 है, एक 16 है, तो 12 में किस किस से भाग जाएगा बताओ? पूरा पूरा 12 में सबसे पहले 1 से भाग जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। तो जी 12 के क्या हो गए? गुणनखंड। उसके बाद 16 से किस किस में भाग जाएगा? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16। अब बताओ इन सभी गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है जो दोनों में पाया जा रहा हो? 4 है ना? 1 से बड़ा तो 2 ही है, और 2 से बड़ा दोनों में 4 है। लेकिन 4 से बड़ा कोई है क्या? नहीं है ना। इसीलिए महत्तम समाप्त वर्ग तक सबसे बड़ा समान गुणनखंड होता है। समान माने सभी में पाया जाने वाला, सभी में पाया जाने वाला। तो सभी संख्याओं में पाया जाने वाला सबसे बड़ा गुणनखंड महत्तम समाप्त वर्ग तक कहलाता है। तो कक्षा 4 में आपने गुणन ये अपवर्त और गुणनखंड सीखे थे। ठीक है? गुणज और गुणनखंड सीखे थे, वही आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक। तो ये हो गया लघुत्तम समाप्त वर्ग और वो हो गया महत्तम समाप्त वर्ग। अब धीरे धीरे आप लोग इसके सीखेंगे कि क्या लघुत्तम समाप्त वर्ग कहलाते हैं और क्या महत्तम समाप्त वर्ग कहलाते हैं। तो समझ में आया? किसी भी संख्या के गुणज, किसी भी संख्या के गुणज, किसी भी संख्या के गुणज क्या कहलाते हैं? नहीं, किसी भी संख्या के गुणज अपवर्त कहलाते हैं। अपवर्त्य कहलाते नहीं आया समझ में? किसी भी संख्या के पहाड़े अपवर्त कहलाते हैं। ठीक है? और वे अपवर्त जो 2 संख्याओं में पाए जाते हैं वे समान अपवर्त कहलाते हैं। वे अपवर्त जो 2 संख्याओं में पाए जाते हैं या 3 में पाए जाते हैं तो वे समान अपवर्त कहलाते हैं। लेकिन ऐसा अपवर्त जो सबसे छोटा हो वो लघुत्तम समाप्त वर्ग कहलाता है। समझ में आएगा? सुने, जैसे 2 के अपवर्त क्या है बताओ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसी भी संख्या के अपवर्त
कितने होते हैं? महासंख्य संख्या तक आप ले जा सकते तो किसी भी संख्या के अपवर्त अनंत होते, समझ में आएगा? और किसी भी संख्या का अपवर्त वह संख्या स्वयं होती है, स्वयं एक भी उसका अपवर्त है, यानी एक जो 2 है वो खुद पहाड़ा है, ठीक है, 2 का खुद 2 पहाड़ा है, नहीं है पहला वाला पहाड़ा। उसके बाद 3 के अपवर्त लिखिए, 3 के अपवर्त 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, तो आपको पता चल रहा होगा कि 3 के भी अपवर्त बहुत सारे हैं, अनंत। तो हर संख्या के अपवर्त यानी पहाड़े अनंत तक होते हैं, लेकिन पहाड़े होते हैं 10 तक। पहाड़े कहां तक होते हैं? 10 तक। लेकिन बात की जो आते हैं वे अपवर्त भी कहलाते। 4 के अपवर्त बता सकते हो? 4, 8, 12, 16, 20, 28, 32, 36, 40, ठीक है, ये आपके किसके हैं? 4 के अपवर्त। अपवर्त माने पहाड़। आप बताओ 5 के भी बता सकते क्या? अब सुने, क्या इन चारों का एक सबसे छोटा समान अपवर्त बता सकते हो? वही तो लघुत्तम समापवर्त है। चारों का सबसे छोटा समान अपवर्त बता सकते हो? बता सकते हो कितना है? कितना है? 20 तो इसमें 3 में कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा? तुम लोग 20 कह रहे हैं तो बताएं क्या है? यहां पर देखो 30 आ जाता अगली बार में, तो 30, 30 और 4 में नहीं, 4 में नहीं आता 30, तो फिर इसका और बड़ा अपवर्त होगा, इसका लघुत्तम समापवर्त और बड़ा होगा। तो क्या आप इस 2 को छोड़ के बता सकते हैं क्या? 2 को छोड़ के नहीं आएगा। अच्छा, 4 और 5 का समान अपवर्त क्या है बताओ? 20 दोनों में आ रहा है आपका सबसे छोटा 20। एक 40 भी आपको मिल रहा है, लेकिन पता हमें लघुत्तम समापवर्त चाहिए, इसलिए सबसे छोटा तो 20 ही है, तो हमें बड़ा तो चाहिए नहीं। अगर 20 से बड़ा चाहिए होता तो 40, 40 से भी बड़ा चाहिए होता तो 60, 60 से भी बड़ा चाहिए होता तो 80। समझ में आया? तो पहाड़े में ही आपका लघुत्तम समापवर्त छुपा रहता है, उसको खोजना आपका काम होता, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको ये कौन सी विधि है लघुत्तम समापवर्त निकालने की? इसको कहते हैं गुणज विधि या अपवर्त विधि। 3 विधि होती है। अपवर्त विधि एक ऐसी विधि जिससे आपने पहाड़ा लिख करके, दोनों संख्याओं का पहाड़ा लिख करके सबसे छोटा समान अपवर्त निकाल दिया तो वही लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। इस विधि को अपवर्त विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? अपवर्त विधि। निकल गया लघुत्तम। अब आपको मैं बताता हूं मासापा के निकालने की गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। तो जैसे देखो आपके पास एक संख्या 16 है, एक संख्या 12 है, एक संख्या 20 है, एक संख्या 25 है, तो इनमें से आपको देखना है 16 और 12 का समान गुणनखंड कौन है और सबसे बड़ा होना चाहिए। 16 और 12 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन है जो सबसे बड़ा भी है। तो देखना 1 से कटेगा 16, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 12 1 से, 2 से, 3 से, 6 से और 4 से, 6 से और 12 से। ठीक है। 20 का देखो 20 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 10 से और 20 से। अब बताओ इनमें, इन तीनों में बताओ सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन है? 4 दिख रहा है ना? इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4।
तो इसका महत्तम समापवर्त क्या है? महत्तम समापवर्तक क्या है? ठीक है। और लघु नहीं, दो नहीं, लघुत्तम में तो आपको पहाड़ा लिखना पड़ेगा, लघुत्तम में तो पहाड़ा लिखना पड़ेगा। जैसे 16 और 12 का आप लोग क्या चाहते हैं, मान लीजिए लासापा निकालना चाहते हैं, तो 16 का पहले पहाड़े 16, 32, 48, 64, अब उसके बाद 12 का लिखिए, 12 बाद में 24, बाद 36, बाद 48। तो इसका लासापा है 48, यानी लघुत्तम समापवर्त है 48, लेकिन महत्तम समापवर्तक है 4। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो इसकी भाषा क्या कहती है। महत्तम समापवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका उन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है। ध्यान दे रहे हैं? 4 का भाग देंगे 16 में तो चला जाएगा, 4 का भाग 12 में देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 4 का भाग 20 में देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। समझ में आया? तो महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका उन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब देखो, आप लोग कहते होंगे कि सर आप यहाँ कह रहे हैं छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम माने छोटी से छोटी संख्या, लेकिन निकल रही है बड़ी। देखो 3 और 4 और 5 से बड़ी निकल रही ना यहाँ पर भी। लघुत्तम में वास्तव में बड़ी संख्या हमें उत्तर में मिलती है। उत्तर जब हम लघुत्तम निकालते हैं किसी संख्या का तो हमें बड़ी संख्या मिलती है, लेकिन महत्तम जब हम निकालते हैं तो उन संख्याओं से वह छोटी संख्या मिलती है। आई बात समझ में? लेकिन परिभाषा में क्या नियम कह रहा है कि कहते हैं हम कि छोटी से छोटी, लेकिन उत्तर मिलता बड़ी से बड़ी। यहाँ पर कहते हैं बड़ी से बड़ी, लेकिन उत्तर मिलता है छोटी से छोटी। आई बात समझ में? लेकिन भाषा कहने का तरीका अलग है। लघुत्तम कहता है कि लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या है। 20 से बड़ी 40 भी है, लेकिन 40 से छोटी तो 20 ही है ना। तो लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें उन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे 5 का इसमें 20 में चला जाएगा, 4 का भी 20 में चला जाएगा। समझ में आएगा? लेकिन महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका उन सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता। तो 4 का भाग 16 में पूरा पूरा चला जाएगा, 4 का भाग 12 में पूरा पूरा चला जाएगा, 4 का भाग 20 में भी पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है? तो कहते हैं बड़ी से बड़ी, लेकिन उत्तर मिलता छोटी, और कहते हैं छोटी से छोटी और उत्तर मिलता है बड़ी से बड़ी। समझ में आई बात? तो आपको यहाँ पहाड़ी विधि से लासापा निकाल सकते हैं, यहाँ पर गुणनखंड विधि से मासापा निकाल सकते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त को संक्षिप्त रूप में लासापा कहते हैं। ला माने लघुत्तम, सा माने समाप, और पा समाप अपवर्तक। लघुत्तम समाप अपवर्तक कहते हैं। और महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त को लासापा कहते हैं, और महत्तम समापवर्तक को मासापा कहते हैं। महत्तम समापवर्तक समझ में आएगा? वर्त में और वर्तक में याद रखना है। वर्त माने लघुत्तम है और वर्तक माने महत्तम है। ठीक? अब देखिए इसमें कि इंग्लिश में इसको एलसीएम कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल माने गुणज, यानी पहाड़ा। मल्टीपल माने पहाड़ा, और इसको बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट माने बड़े से बड़ा, हाईएस्ट कहते हैं ना, हाईएस्ट नंबर लेके आओ, यानी ज्यादा से ज्यादा। और कॉमन माने होता है सभी में पाया जाने वाला, और फैक्टर माने होता है डिवाइडर, बांटने वाला, भाग करने वाला, विभाजन करने वाला। तो सबसे बड़ा समान अपवर्तक एचसीएफ कहलाता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आएगा? अब दोनों आपको आना चाहिए, क्योंकि नवोदय में भी वो एचसीएफ एलसीएम लिख सकता है।
आपको लासापा और मासापा भी लिख सकता है, पूछ भी सकता है कि इसका लासापा मासापा क्या है। तो जे विधि आपकी अपवर्त विधि है जिससे आप लासापा निकाल देते हैं। जे विधि आपकी गुणनखंड विधि है, सर्वगुणनखंड कक्षा 4 में पढ़ाया था। वे गुणनखंड जिससे सभी से इसमें भाग जा रहा हो, तो 1 से जा रहा, 2 से जा रहा, सबको लिख लो, फिर बड़े से बड़ा गुणनखंड लिख दीजिए। तो ये आपका कहलाएगा गुणनखंड विधि से। अब दूसरी है आपकी भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। तो भाग विधि से भी आप देखिए भाग विधि से कैसे निकालते हैं। आप लोगों को सभी को भाग आता है आपका? तो देखिए लासापा निकालना है, लासापा यानी लघुत्तम समाप वर्त्य, तक नहीं बोलेंगे, वर्त्य LCM, इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, एक है आपका 4 और 1 8 और एक संख्या है 12। इसका आप क्या निकालना है? LCM यानी लासापा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? भाग विधि से निकालना है। तो सबसे पहले 4 8 और 12 सबको एक साथ इस प्रकार से रख दीजिए। ऐसा रख लिया? सब लोग रख लेते? ये बताओ किस किसने सीखा कक्षा 4 में? 5 में किस किसने? तुमने नहीं सीखा तो ध्यान दो इधर। नहीं दे रही हो ध्यान? सुनाई नहीं दे रहा? हाँ तो इधर देखें आप, SCF मतलब लासापा निकालना है। तो इन सभी संख्याओं में 2 से भाग चला जाएगा। मैंने आपको कक्षा 4 में विभाज्यता के नियम इसीलिए सिखा दिए थे। अभी भी आपको विभाज्यता के नियम अभी बताएंगे, गाइड में भी बताएंगे, 2-3 बार बताएंगे। तो विभाज्यता माने पूरा पूरा भाग 2 से चला जाएगा। तो 2 से अपन ने यहाँ लिख दिया जिससे भाग ले रहे हैं। अब 2 का भाग 4 में डालेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 2 भाग कहाँ लिख देंगे? यहाँ। 2 का भाग फिर 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 यहाँ लिख दिए। 2 का भाग 1 में तो जा नहीं रहा, दोनों अंक लेने पड़ेंगे। 2 का भाग 12 में देंगे, 2 से 1। अब अभी भी ये दोनों सभी सम हैं, क्योंकि सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है। नियम पढ़े हैं ना अपन? तो 2 से आप बेहिचक भाग डाल सकते हैं। 2 का भाग दिया 2 में 2 1 कम 2 का भाग 4 में दिया 2 दूनी 4। भागफल यहाँ लिखा जाता है। 2 का भाग 6 में देंगे 2 3। अब एक बार और 2 से काटा जा सकता है। अब जिनमें 2-2 का भाग जा रहा है उनको आप काट के लिख दीजिए, जिनमें 2 नहीं लिख रहा जो कहते हो लिख दीजिए। तो 2 का भाग दिया सो 1 में नहीं गया सो 1 जो कहते हो। 2 का भाग 2 में दिया सो 1 बार। 2 का भाग 3 में नहीं गया सो जो। अब 3 से इसको विभाजित करेंगे, 1 का 1 1 का 1 और 3 का भाग 1। जब तक यहाँ नीचे 1 नहीं आ जाता है तब तक हम काटते ही रहते। समझ में आया? अब जो जिन से आपने भाग दिया था उनका आपस में गुणा करके गुणनफल आपका लासापा कहलाता है। नहीं आई बात? तो क्या लिखेंगे फिर? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 का गुणा 2 में किया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 तो 24 आपका क्या आ गया? लासापा। तो बताएं 24 कैसे लासापा है? 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 4 का 8 का 12 का पूरी तरह भाग चला गया। लासापा की परिभाषा ये आ गई ना सामने? आ गई ना? 24 वह छोटी से छोटी संख्या है। हमने लासापा में क्या बताया था कि लासापा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन सभी संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है। तो 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 4 का 8 का 12 का पूरी तरह भाग चला जाता है। तो ये कौन सी विधि है आपकी? भाग विधि। समझ में आया? ये कौन सी विधि है? भाग विधि। कौन सी विधि है? भाग विधि। ठीक, ये कौन सी विधि थी? अपवर्त विधि या पहाड़ा विधि या गुणज विधि। गुणज को ही तो अपवर्त कहते हैं, पहाड़ा कहते हैं। ठीक, तो जी 24 भाग विधि से हमारा निकल गया। अभी इसको आप लोग अगर उससे निकालते पहाड़ा से तो 4 के पहाड़े में 24 मिलता कहीं ना कहीं, 8 के पहाड़े में भी 24 मिलता कहीं ना कहीं और 12 के पहाड़े में भी 24 मिलता कहीं ना कहीं। तो सबसे छोटा समान अपवर्त।
एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो अलग अलग करके डिवीजन, फैक्टराइजेशन करके। अब देखें पहले, अब किसी का हम मासापा निकाल रहे हैं, भाग विधि से ही हम मासापा निकाल रहे हैं। तो मासापा कैसे निकालेंगे भाई साहब? मासापा माने महत्तम समान वर्ग तक, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आप लोगों को क्या बताना है? सबसे पहले भाग विधि से ही निकालना है, लेकिन इस भाग विधि को कहते हैं सतत। सतत माने बार बार, सतत माने बार बार, और भाग करना सतत भाग विधि कहलाती है। बार बार भाग करना, बार बार भाग करना सतत भाग विधि कहलाती है। अब देखो भाग किसका किसमें कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले आपने संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख लिया। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है। 4, 8, 12 लिख दिया। अब 4 का भाग देंगे 8 में, 4 का भाग किसमें देंगे? 8 में दिया भाग। 4 दूनी 8, इस भाग का शेषफल शून्य आ गया, तो यानी 8 और 4 का मासापा 4 शून्य आ गया। लेकिन अब इसी 4 को ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा अगली संख्या में। तो फिर 4 से अपन भाग देंगे अब 12 में, 4 3 12। अब यहाँ शून्य आ गया, तो जिस अब हमारा 4 से 8 विभाजित हो रहा, 12 भी विभाजित हो रहा, इसका मतलब 4 ही हमारा मासापा है। 4 ही हमारा मासापा है। समझ में है? ये विधि कहलाती है सतत भाग विधि। बार बार भाग करना, बार बार भाग करना, बार बार भाग करना सतत भाग विधि कहलाती है। और कठिन बताता हूं, फिर आ जाएगा समझ। 2 3 नहीं 2 ना 2 4 और 6 और 28, 3 संख्याएं ले लो, ठीक है। ये संख्या ले ली आपने, तो पहले आपको 4 का भाग 6 में देना पड़ेगा। 4 का भाग 6 में दिया, 4 एकम 4, बचेंगे 2। अब इस 2 का भाग आपको 28 में देना। 2 का भाग नहीं, शेष जो बचा है, इस शेष का भाग भाजक में देंगे जब तक शेष शून्य ना आ जाए। शेष का भाग भाजक में देंगे, तो भाजक कितना है बताओ? 4। कितना है इसमें भाजक? शेषफल कितना है? 2। भाज्य कितना है? 1। भागफल कितना है? 1। भागफल 1। तो इस 2 का भाग देना है अब किसमें? भाजक में, यानी 4। 2 दूनी 4। यहाँ शेषफल शून्य आ गया, आ गया शून्य। तो अब देंगे इसी के भाजक का भाग, यानी 2 का भाग देंगे अगली संख्या। जब तक भाजक का शेषफल, भाग का शेषफल शून्य नहीं आता है, तब तक हम उसमें भाग देते ही रहते हैं। कैसे देते रहते? शेष को भाजक मानकर भाजक में भाग देते हैं। नहीं आई बात समझ में? शेष को भाजक मानते हैं और भाजक को उठा के भाज्य पे ले आते हैं। ठीक, ऐसे कई सवाल करेंगे सो आ जाए। अब 2 का भाग देना पड़ेगा आपको 28, तो 2 का भाग दिया 28। 2 एकम 2, अंक कार्य 8 से 2 चौको 8। अब शेषफल शून्य आ गया ना, तो इसी का भाजक मासापा कहलाएगा। आई बात समझ में? जिसके भाग के, जिस भाग के अंत में शेषफल शून्य आ जाता है, उसी का भाजक मासापा कहलाता है। नहीं, वो बाद में आएगा, समय उसको बताएंगे। वहीं पे कैसे डिवाइड कर देंगे मन में, मन में करेंगे वो बात अलग है, लेकिन पहले हम एक बार बैठ तो जाए, दिमाग में थोड़ी बिठाना बहुत जरूरी है। एक बार बैठ जाए बस, फिर दिक्कत नहीं होती। फिर तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहते तो अपने आप स्पीड बन जाती है। अभी तो और तरीका है इसका एक, लेकिन वो तरीका ज्यादा रद्दी है। जिसको भाग विधि सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है। हाँ, लेकिन वो जरूरी है, वो भी जरूरी है, तीनों विधि जरूरी है, इसलिए बताएंगे, क्योंकि वो कहीं कहीं सवाल वो विधि वो तरीका फिट होता है।